तो दूसरा नियम क्या बताएं कि एफ बराबर क्या होता है, एम में होता है। ठीक है, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ होता है क्या, फोर्स। फोर्स माने बल, और एम मास। मास मीन्स द्रव्यमान। यानी कि जिस वस्तु का जितना द्रव्यमान होगा, मास होगा, उस पे उतना ही बल अप्लाई करना पड़ेगा। किस लिए बल अप्लाई करना पड़ेगा? तो या तो वो वस्तु चल रही होगी तो रोकने के लिए, या रुकी हुई रहेगी तो उसको गतिमान करने के लिए। ठीक है, तो जितना द्रव्यमान ज़्यादा होगा उतना बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम का मतलब यही हुआ। तो जब फोर्स हम एफ बराबर 0 कब होगा, क्या होगा, 0 कब होगा, जब एम क्या होगा का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस तरह से यहां से बल का परिभाषा मिलता है। दूसरा नियम से क्या होता है, बल का परिभाषा मिलता है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि गाड़ी में शॉकर का लगा होना। क्या है, गाड़ी में शॉकर वगैरह लगाया रहता है। क्यों? उसके फोर्स को क्या करता है, दबाव को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसा कि बताएं क्या कि किसी वस्तु में के संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो क्या होती है, लगाए गए बल के समानुपातिक होती है। क्या होती है, समानुपातिक होती है। तो गाड़ी में शॉकर लगा रहता है, या ट्रैक देखे होंगे, रेलवे ट्रैक, उसके ट्रैक के भी नीचे क्या लगा रहता है, एक रबड़ पैड लगा रहता है। स्लीपर और ट्रैक के बीच एक रबड़ पैड लगा रहता है। ये इसी को बचाने के लिए, उसके फोर्स को कम करने के लिए, ताकि उस पर प्रेशर कम पड़े नीचे वाले भाग पे। और गाड़ी वगैरह में भी शॉकर लगा रहता है, ट्रेन में भी शॉकर लगा रहता है, चक्के के ऊपर में शॉकर लगा रहता है, बाइक में भी शॉकर लगा रहता है। किस लिए? उसके संवेग में जो परिवर्तन की दर होता है उसको क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, और जो उसके कारण बल लगता है उसको कंट्रोल करने के लिए। दूसरा है, खिलाड़ी वगैरह देखे हो, क्रिकेट वाले बॉल जब कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर करता है। क्या करता है, हाथ के पीछे की ओर करता है। तो उसका संवेग को क्या कर देता है, कम कर देता है, ताकि उसके हाथ में ज़्यादा चोट नहीं लगे। क्या करता है, वो धीरे धीरे संवेग को कम करता है। और गाड़ी में शॉकर भी इसलिए लगे रहते हैं, रबड़ पैड भी इसलिए लगे रहते हैं। तो ये सब तमाम जो एग्जाम्पल हैं वो गति के दूसरे नियम से रिलेटेड है, गति के दूसरे नियम से रिलेटेड है। पहले नियम का एक और एग्जाम्पल था जो मैंने नहीं बताया, मैं बताना चाहता हूं फिर से। बस के चलने पर अचानक आगे की ओर झुक जाना। बस जब चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, तो क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाते हैं, और जब रुकती है तो आगे की ओर झुक जाते हैं। इसमें कंफ्यूजन है, रुकेगी तो क्या होगा और चलेगी तो क्या होगा। तो इसको आराम से समझना है कि जब रुकती है, या गाड़ी में हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं, हल्का भी ब्रेक, बाइक पे देखे होंगे लड़का लोग आजकल के ज़्यादा अप्लाई करता है ब्रेक। जब किसी को पीछे में बैठाया रहता है तो बार बार ब्रेक को अप्लाई करेगा। रीज़न क्या है इसका, कि जब ब्रेक को अप्लाई करता है तो पीछे का आदमी क्या है, आगे वाला आदमी तो हैंडल को, स्टीयरिंग को पकड़े हुए है, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन पीछे के आदमी के क्या होगा, वो झुक के बार बार नीचे आएगा, झुक के बार बार नीचे आएगा ब्रेक अप्लाई करने पे। और उसी तरह से अचानक एक्सीलेटर लेगा और तेज करेगा तो पीछे की तरफ गिर जाता है। तो बाइक पे संभल के बैठना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि अभी गाड़ी स्टार्ट होने वाली है या ज़्यादा एक्सीलेटर लेने वाला है, तो उस समय क्या होगा, हम पीछे की ओर जा सकते हैं, और ब्रेक लेने पे क्या होगा, आगे की ओर हम गिर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसा कि जड़ा तुम्हें बताया कि उसमें क्या होता है, जब गाड़ी में बैठे रहते हैं तो एक मेरा बॉडी का ऊपर वाला पार्ट होता है और एक नीचे पार्ट होता है, जो संपर्क पार्ट बोलते हैं, जो हमारे गाड़ी में टच करता है। जैसे नीचे वाला पार्ट टचिंग में रहता है और ऊपर वाला पार्ट रहता है क्या, टचिंग में नहीं रहता है।
तो ब्रेक लेने की स्थिति में क्या होती है कि नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या होता है, गाड़ी के साथ स्पीड में होता है। क्या होता है? स्पीड में होता है। और ऊपर वाला पार्ट क्या है? स्वतंत्र है, स्पीड से क्या है वो स्वतंत्र है। वो आराम से जड़ते हुए गुण के कारण क्या है? स्थिर है। तो जब इस पे अप्लाई होता है ब्रेक तो ये अचानक चलना क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्या हो जाता है? इस पे ब्रेक लग जाता है। और ब्रेक लगने के बाद क्या होता है, जो मोशन वाला पार्ट रहता है उस पे तो ब्रेक लग जाता है और स्थिर वाला पार्ट क्या होता है? स्थिर ही रहता है। और इस तरह से क्या होता है, ब्रेक लेने पे वो झुक जाता है क्योंकि उस पर ब्रेक नहीं लगता है। उसी तरह से स्टार्ट होने पे क्या होता है, गाड़ी के स्टार्टिंग होने पे क्या होता है, जस्ट उसके उल्टा हो जाता है कि पीछे की ओर ये झुक जाता है। ये पार्ट संपर्क में है, उसमें मोशन में आता है तो क्या आता है, ये मोशन में चला आता है और ये स्थिर ही रहता है। और जिस कारण ये यहाँ रहेगा, ये आगे बढ़ जाएगा तो ये ऑलरेडी पीछे की तरफ चला जाएगा। तो ये भी एग्जाम्पल था जड़त्व का। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या कहता है कि एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम जब किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, क्या है, बल लगाते हैं, तो वस्तु भी अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम बल लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगाता है। क्या लगाता है? बल लगाता है। विपरीत दिशा में एक बल लगाता है। जब हम किसी वस्तु पे बल अप्लाई करते हैं तो वस्तु भी हमारे ऊपर या जिस बॉडी से बल को अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में एक बल अप्लाई करता है। इसी को क्या बोलेंगे हम? दूसरा नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा नियम बोलते हैं कि जब किसी वस्तु पे हम बल अप्लाई करते हैं तो वो भी वस्तु हमारे तरफ बल जो है वो दूसरे साइड में लगाता है। यानी कि एफ ए बी इस डायरेक्शन में लगाएं तो एफ ए बी पर वस्तु के, मान लिया ये वस्तु है, इस पे हम फोर्स को अप्लाई किए तो ये वस्तु के तरफ से भी हम क्या लगता है, एक फोर्स अप्लाई लगता है। कैसे? इसका एग्जाम्पल क्या है, आप करके देखें ट्राई। किसी को पीटते होंगे तो आपके हाथ में भी चोट लगता होगा, ठीक है। क्या लगता होगा? दीवार पे धक्का मारते होंगे तो आपका सर भी फूट जाता होगा। केवल आप बल अप्लाई कर रहे हैं तो केवल उस वस्तु को ही क्षति होना चाहिए ना, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो भी उतने ही फोर्स को अप्लाई करता है और जिस कारण क्या होता है, आपके अंगों का नुकसान हो जाता है। तो ये था तीसरा नियम। तीसरे नियम का एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे बंदूक से गोली, राइफल जो होता था उसमें पीछे में बहुत बड़ा लकड़ी का पार्ट लगा रहता था। क्यों? उसके संवेग को कम करने के लिए। क्या होता है कि जब बंदूक से गोली निकलती है तो जितनी रफ्तार से गोली निकलती है उतनी ही वो क्या होती है, प्रेशर पीछे की तरफ उस बंदूक पे लगता है जो बंदूक को पीछे की ओर ढकेलता है। और इस कारण बड़े बड़े राइफल होता था तो क्या होता था कि उससे आदमी को झटका लगता था, झटका लग सकता था। तो झटके से लगने से बचने के लिए क्या करता था, उसके पीछे वाले पार्ट को थोड़ा द्रव्यमान ज़्यादा कर दिया जाता था। चूँकि यदि झटका दे तो द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा तो उस पर बल कम अप्लाई होगा, और गोली छोटा है तो ज़्यादा रफ्तार से जाएगी और पीछे वाला पार्ट उसकी उतनी रफ्तार से नहीं जाएगी। तो इस कारण ऐसा किया जाता था। तो बंदूक से निकली हुई गोली, उसके बाद है क्या, रॉकेट। रॉकेट भी इसी सिद्धांत पे काम करता है और ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोला जाता है। तो रॉकेट में भी क्या होता है कि जितनी रफ्तार से वो आगे की तरफ रॉकेट चलती है उतनी ही रफ्तार से उसका फ्यूल जो है वो जलकर बाहर की तरफ निकलता है। क्या निकलता है? उसकी रॉकेट का फ्यूल निकलता है और इसलिए वो इतनी फास्ट जाती है। उसी तरह से नाव है। नाव जो हम चलाते हैं कहाँ पे, नाव जो नदी में चलता है तो आपने देखा होगा, गौर किया होगा, नहीं देखा है तो वो क्या करता है, नाव चलाने वाला क्या करता है कि वो अपने डंडे को पीछे की तरफ ढकेलता है। क्या करता है? पीछे की तरफ ढकेलता है और नाव क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। यानी कि बल अप्लाई कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन नाव चल रही है
अपोजिट उल्टी डायरेक्शन में, तो वो क्या होता है कि जिस तरफ बल अप्लाई करता था पानी के द्वारा जो है वो नाव पे दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता था, बल अप्लाई किया जाता है और इस तरह से नाव आगे चलते रहती है। तो नाव पे भी यही बल अप्लाई होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करना। उसी तरह से देखा होगा कि नाव को जब साइड में लगाते हैं, साइड में लग जाता है नाव पे, तो नाव से कूदते हैं हम, नाव से जब छोर पे कूदते हैं, कूद के देखिएगा, कूदेंगे तो नाव क्या, हम तो आगे की तरफ कूद जाते हैं लेकिन नाव पीछे की ओर धक्का खा के चली जाती है। रीजन वही है कि हम फोर्स को आगे के डायरेक्शन में अप्लाई किए, तो हमारे पैरों द्वारा भी फोर्स एक पीछे के डायरेक्शन में अप्लाई हुआ जो नाव को पीछे की ओर धक्का दे दिया। तो इससे संवेग संरक्षण का सिद्धांत का पता चलता है तीसरे नियम से, क्या, संवेग संरक्षण का, और इसको बोलते हैं क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल का अप्लाई होना। तीसरे नियम का ये फैक्ट था। तो चलिए इस वीडियो में हम तीनों नियमों को आसानी से समझे हैं। पहला नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है और तीसरा नियम क्या कहता है। तो पहला नियम से जड़त्व का परिभाषा मिलता है, दूसरा से बल का परिभाषा मिलता है और तीसरा से संवेग संरक्षण सिद्धांत यानी कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल का मिलता है। तो तीनों के एग्जाम्पल को हम समझे हैं, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और हमारा वीडियो ये कैसा लगा ये कमेंट कर ज़रूर बताएं, और साथ में ये दोस्तों के बीच शेयर भी करें, और हमारे चैनल रेल वाला 2.1 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। टेक केयर।